ओवरथिंकिंग तब होती है जब आपके थॉट्स कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। क्या आपको जेम्स याद है? हमने सिर्फ कुछ टाइम के लिए उसके माइंड पर एक नजर डाली, लेकिन इमेजिन कीजिए कि वो 24/7 ऐसा करता है। एक स्ट्रेस डायरी आपके ट्रिगर्स और उन पर आपके रेस्पॉन्सेज को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर सकती है। एक बार जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस के रियल रीजन को समझ लेते हैं, तो ठीक करने के लिए 4A's टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, ओवरथिंकिंग तब होती है जब आप किसी चीज पर, आमतौर पर किसी प्रॉब्लम या डिसीजन के बारे में सोचने में बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी खर्च करते हैं, जिससे आप अनप्रोडक्टिव और स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। ये वैसा ही है जब आप अपने दिमाग में एक ही तरह के थॉट्स दोहराते रहते हैं, अलग अलग सिनेरियोस को इमेजिन करते हैं या इस बात की चिंता करते हैं कि क्या हो सकता है। चीजों के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन जब आप इसे बहुत ज्यादा करते हैं तो ये आपको स्ट्रेस और अटका हुआ महसूस कराने लगता है। इसे ही ओवरथिंकिंग कहा जाता है। ये ऐसा है जैसे आपका ब्रेन कोई क्लियर और हेल्पफुल सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय इधर उधर घूम रहा है। आज इसी सॉल्यूशन को हम ढूंढने वाले हैं। अगर आपकी भी प्रॉब्लम ओवरथिंकिंग है, तो आज ये इस प्रॉब्लम का आखिरी दिन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप हमारी सभी बुक वीडियोस को रिलीज होते ही देख पाएं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप ओवरथिंकिंग बुक के बारे में, जिसे निक ट्रेंटर ने लिखा है। इस बुक समरी में आप चिंता को कम करने और अपने दिमाग पर कंट्रोल हासिल करने के इफेक्टिव तरीके सीखेंगे। भटकता हुआ मन दुखी मन होता है। अगर आप पिछली घटनाओं को एनालाइज करने और आने वाले पलों के बारे में इस हद तक चिंता करते हैं कि एक नॉर्मल से काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जरूरत से ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग आदतन ओवरथिंकर बन गए हैं, क्योंकि इससे हमें ये इल्यूजन होता है कि हम जिस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में कुछ कर रहे हैं। ऐसी सोच के साथ ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना लगभग इम्पॉसिबल है। भले ही आप एक सही प्लान बना लें, लेकिन अगर आपकी चिंता बढ़ेगी तो दिमाग ओवरथिंकिंग करता रहेगा। आपकी चिंता को तेजी से कम करने और दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए इसकी जड़ों पर काम करना होगा, जो आप इस समरी में सीखेंगे। बुक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 7 अलग अलग चैप्टर में डिस्कस किया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओवरथिंकिंग रोकने के तरीके के बारे में जानते हैं। पहला मेथड 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1 मेथड आपके दिमाग को इतनी तेजी से डिस्ट्रैक्ट कर देगा कि आप कंट्रोल की फीलिंग को दोबारा पा सकें। डॉक्टर इस तरीके का इस्तेमाल पेशेंट को घबराहट से जुड़ी परेशानी से उबरने में हेल्प करने के लिए करते हैं। 5 4 3 2 1 मेथड इस तरह काम करता है। स्ट्रेस के दौरान धीरे धीरे 5 से 1 तक उल्टी गिनती करें। जैसे ही आप उल्टी गिनती करते हैं, अपनी 5 सेंसेस में से 1 को शामिल करने के लिए हर नंबर को एक साइन के रूप में यूज करें। 5 पर अपने आसपास के माहौल में 5 चीजों को दिखें। 4 पर 4 अलग अलग आवाजें सुने। 3 पर 3 फीलिंग्स को महसूस करें। 2 पर 2 स्मेल्स का पता लगाएं। 1 पर किसी एक स्वाद को पहचानें। कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस की एक बॉल की तरह सोचें, जो आपकी बॉडी के अंदर और बाहर घूमती है। जब आप थॉट्स में खोए रहते हैं, तो आपकी अवेयरनेस की बॉल आपके दिमाग के अंदर घूमती है, एक पिन बॉल की तरह चारों तरफ उछलती है और उन सभी सिनेरियोस के बारे में सोचती है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। जैसे क्या होगा अगर ऐसा होता है, क्या होगा अगर ऐसा नहीं होता है, क्या होगा अगर मैंने चीजें अलग तरीके से की। अगर आप अपने आसपास के किसी सामान की बारीक डिटेल, जैसे आपके पास एक लकड़ी के डेस्क की लाइंस और कलर को नोटिस करने में 1 सेकंड का टाइम लेते हैं, तो आपकी अवेयरनेस की बॉल आपके दिमाग को छोड़ देती है और डेस्क पर घूमने लगती है। इस तरह 5 4 3 2 1 मेथड को फॉलो करके आप अपनी चिंता को कम करने और कंट्रोल की फीलिंग हासिल करने के लिए अपनी अवेयरनेस की बॉल को अपने माइंड से काफी देर तक बाहर रखते हैं। दूसरा मेथड काउंटर बिलीफ एक्सपेरिमेंट। हर ओवर स्टेटमेंट केस के पीछे एक कमजोर करने वाला बिलीफ होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका दिमाग किसी प्रेजेंटेशन से पहले ओवरथिंकिंग कर रहा है, तो आपको विश्वास करना चाहिए कि आपको और तैयारी की जरूरत है। आप चिंता पैदा करने वाले बिलीफ को चैलेंज करने के लिए ये स्टेप्स उठाकर ओवरथिंकिंग करना बंद कर सकते हैं। अपने आप से पूछकर बिलीफ को क्लियर करें। सबसे पहले अपने आप से पूछे कि मुझे अपने बारे में, दूसरों के बारे में या फ्यूचर के बारे में क्या बिलीव करना चाहिए। उन कमजोर बिलीफ को उलटकर एक काउंटर बिलीफ बनाएं। अगर आप मानते हैं कि मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं हूँ, तो इसका काउंटर बिलीफ है मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तरह से तैयार हूँ। काउंटर बिलीफ को एनालाइज करके एक काउंटर बिलीफ एक्सपेरिमेंट को चलाएं। कम से कम 1 मिनट ऐसे जिए जैसे काउंटर बिलीफ सच है। अगले 60 सेकंड इस विश्वास के साथ जिए कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। अपने नए बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए सबूत दें। इस बिलीफ का सपोर्ट करने के लिए इससे जुड़ी अपनी पिछली परफॉर्मेंस के बारे में सोचें। जब आप किसी काउंटर बिलीफ का सपोर्ट करने के लिए सबूत ढूंढते हैं, तो अपने कोर बिलीफ पर डाउट करना शुरू कर देते हैं, जो आपकी चिंता को कम करता है और आपके ओवरथिंकिंग माइंड को शांत करता है। तीसरा मेथड वरी सस्पेंशन। ऑथर बताते हैं कि जब वो चिंता से घिर जाते हैं और काम पर ध्यान देना या किसी करीबी के साथ अपने टाइम को एंजॉय करना मुश्किल लगता है, तो वो अपना फोन उठाते हैं, साइड बटन दबाते हैं और कहते हैं, हे गूगल असिस्टेंट, रात 8 बजे चिंता करने की मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आमतौर पर जब तक रात के 8 बजते हैं, तब तक वो भूल जाते हैं कि किस बारे में चिंता कर रहे थे। ज्यादातर टाइम हमारी चिंताएं सिर्फ एक्सेप्ट होना चाहती हैं। चिंता करने के लिए एक डिसाइडेड टाइम बनाकर आप अपनी चिंता को एक्सेप्ट करते हैं और इसे टाइम के एक छोटे हिस्से तक लिमिट
लिमिट करते हैं ताकि ये दिन के बाकी घंटों में ना फैल जाए। चिंता को टालना एंजाइटी साइकिल को रोकने का एक बहुत ही सीधा और इफेक्टिव तरीका है। हम शायद ही अपनी लाइफ में कभी चिंता को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस के साथ इसकी शुरुआत और ड्यूरेशन को लिमिट कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ज्यादा सोचने का मतलब ओवर थिंकिंग नहीं है। एक यंग पर्सन जेम्स को इमेजिन करें। जेम्स दयालु, समझदार और सेल्फ अवेयर है। जेम्स हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं और आज वो हेल्थ रिलेटेड एक छोटी सी चीज को लेकर परेशान है। वो अपने कंधे पर एक गांठ देखते हैं, वो ऑनलाइन रिसर्च करते हैं और ट्रीटमेंट के बारे में देख कर और ज्यादा सोचते हैं। फिर वो रुकते हैं और खुद को देखकर सोचते हैं कि मैं शायद चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ। इसलिए वो अपनी हेल्थ के बारे में स्ट्रेस लेना बंद कर देते हैं और हेल्थ के बारे में अपने थॉट्स पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं हो सकता है कि मुझे सच में किसी ट्रीटमेंट की जरूरत हो, लेकिन किस तरह के। उनके थॉट्स बढ़ने लगते हैं और जल्द ही वो इंटरनल कंसल्टेंट के लिए अपने ऑप्शंस पर बहस करने लगते हैं। खुद से बहस करते हैं, खुद को एनालाइज करते हैं, खुद का बचाव करते हैं, खुद से सवाल करते हैं और इस तरह सिर्फ एक परेशानी से वो ऐसी बहुत सारी यादों, अंदाजों, डर और एक्सपीरियंस के बारे में सोचने लगते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं थी। वो हैरानी से सोचते हैं क्या मुझे चिंता के कारण पैनिक अटैक तो नहीं आ जाएगा। जिस पल उनके मन में ये थॉट आता है, उनका दिमाग उस टाइम के लाखों एग्जाम्पल से भर जाता है जब लोगों ने उन्हें इससे जुड़ी किसी कमी के बारे में कहा था। फिर वो अपनी सभी कमियों पर एक लेंस लगाते हैं और उनमें से हर एक को अपने दिमाग में घुमाना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि वो ऐसे क्यों हैं। इसके बाद उन्हें निराशा का एहसास होता है कि वो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए अच्छी तरह से डिसीजन भी नहीं ले रहे हैं और फिर से तुरंत उदास महसूस करते हुए नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग के तूफान में डूब जाते हैं, जहां वो खुद से बार बार कहते हैं कि ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये डिसीजन और मेंटल स्ट्रगल कहां से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत सिर्फ इससे हुई थी कि उनके कंधे पर एक छोटी सी गांठ है। ज्यादातर लोग इसी तरह की स्ट्रेस दुनिया में रहते हैं। ओवरथिंकिंग तब होती है जब आपके थॉट्स कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। लाइफ और अपने आप को एंडलेस एनालाइज करने का रिजल्ट आमतौर पर अनवांटेड, अनस्टॉपेबल और सेल्फ डिफीटिंग होता है। आमतौर पर हमारा दिमाग हमें प्रॉब्लम को सुलझाने और चीजों को ज्यादा क्लियरली समझने में हेल्प करता है, लेकिन ज्यादा सोचने से इसका अपोजिट होता है। चाहे आप इसे चिंता की बजाय पैशन कहें, लेकिन ओवरथिंकिंग किसी भी तरह से हमारी हेल्प नहीं करती। ओवरथिंकिंग खुद बढ़ती है, जिससे अननेसेसरी थॉट्स आने लगते हैं। आप इस तरह से पता लगा सकते हैं कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। आप अक्सर अपने थॉट्स के बारे में पल पल सोचते रहते हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अपने थॉट्स के बारे में सोचते हुए अक्सर महसूस करते हैं कि थॉट्स आपको पसंद नहीं है। आपके लिए सोचना अक्सर कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल जैसा लगता है। आप अक्सर अपने थॉट्स पर सवाल उठाते हैं, डाउट करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं या कंक्लूजन निकालते हैं। मुश्किलों में आप अक्सर अपने आप को और अपने थॉट्स को प्रॉब्लम का सोर्स मान लेते हैं। आपको डिसीजन लेने में परेशानी होती है और अक्सर आप जो ऑप्शन चुनते हैं उस पर डाउट करते हैं। आप खुद को बार बार नेगेटिव थॉट्स में उलझा हुआ मानते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी थॉट पर बार बार लौटने से खुद को नहीं रोक सकते, भले ही वो कुछ ऐसा हो जिसके बारे में रियल लाइफ में कुछ नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे इनमें से कुछ डेफिनेटली अच्छी क्वालिटीज हैं। ज्यादा अवेयरनेस से थिंकिंग पावर डेवलप होती है। अपनी रनिंग थिंकिंग पर सवाल उठाने से आप बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। सोच एक अमेजिंग गिफ्ट है। हमारी अपनी थिंकिंग को रोकने, एनालाइज करने और पूछताछ करने की क्षमता यकीनन ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी क्वालिटी है और हमारी कई सफलताओं का कारण है। सोचना कोई बुरा नहीं है। हमारा माइंड इसके लिए भगवान से मिला एक अनोखा टूल है, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो इसकी पावर को कमजोर कर देते हैं। अब हम स्ट्रेस की वजह के बारे में जानेंगे। स्ट्रेस के आमतौर पर ये रीजंस होते हैं। लोग अक्सर पैसे, काम, फैमिली, रिलेशंस, बढ़ती उम्र या स्ट्रेसफुल लाइफ इंसिडेंट के कारण परेशान रहते हैं। बाहर की किसी अच्छी मटेरियलिस्टिक चीज को देखकर उसे पाने की इच्छा में स्ट्रेस होना, काम का प्रेशर, बच्चों की डिमांड और रिलेशन में इमोशनल स्पार्क ना होना, नेगेटिव न्यूज सुनना। पॉलिटिक्स दो तरह की होती है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स और नेगेटिव। पॉजिटिव जिसमें देश की तरक्की के बारे में बात होती है और नेगेटिव जिसमें किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बातें होती हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स पर बातें करने से स्ट्रेस बढ़ता है। नींद की कमी और बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, वो दर्दनाक यादें जो पास्ट में आपके साथ हुई उन्हें याद करना, आपका कम बैंक बैलेंस। इसके अलावा जिस माहौल में आप ज्यादातर टाइम बिताते हैं वो भी माइंड पर काफी असर डालता है, जैसे आपके घर और ऑफिस का माहौल। इसलिए अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए सलाह के रूप में आपने सुना होगा कि अपना कमरा साफ रखें। अनऑर्गेनाइज माहौल, चाहे वो घर पर हो या ऑफिस में, आमतौर पर चिंता का एक इम्पोर्टेंट रीजन है, क्योंकि ये सबकॉन्शियसली आपके माइंड पर इफेक्ट डालता है। लाइट की क्वालिटी, आपके कॉन्टैक्ट में आने वाली स्मेल और आवाज, दीवारों के रंग और आपके साथ इन जगहों पर रहने वाले लोग, इन जैसी चीजें स्ट्रेस और खुशी के लेवल को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब हम ओवरथिंकिंग के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानेंगे। क्या आपको जेम्स याद है? हमने सिर्फ कुछ टाइम के लिए उसके माइंड पर एक नजर डाली, लेकिन इमेजिन कीजिए कि वो 24/7 ऐसा करता है। हालांकि हम जानते हैं कि ये फायदेमंद नहीं है, फिर भी ज्यादातर लोग चिंता और ओवरथिंकिंग को नुकसानदायक नहीं मानते। वो सोचते हैं कि चिंता भी सिर्फ एक थॉट है, जबकि ऐसा नहीं है। चिंता एक फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल इंडिसेंट है। लाइफ का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिस पर ओवरथिंकिंग का असर ना होता हो। जब आपको खतरा महसूस होता है तो
तो आपका एचपी एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रेनल एक्टिव हो जाता है। आपका माइंड न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन ट्रिगर करता है ताकि बॉडी पर इफेक्ट पड़े और आप खतरे से लड़ने या बचने के लिए तैयार हो जाएं। फिजिकल इफेक्ट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह से बॉडी पर खराब असर होता है, जैसे तेज सर दर्द, नोजिया, मसल टेंशन, थकान, ड्राई माउथ, चक्कर आना, ब्रीथ रेट का बढ़ जाना, मसल्स पेन, कांपना, पसीना आना, डाइजेशन में परेशानी, इम्यून सिस्टम और मेमोरी पावर का कमजोर होना। हमारी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस को सिर्फ कुछ टाइम तक के लिए सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन लंबे टाइम तक स्ट्रेस हार्ट की बीमारी, नींद की कमी, हार्मोनल डिसरेगुलेशन जैसे हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पर थकावट, घबराहट, चिड़चिड़ापन, फोकस करने में परेशानी, मोटिवेशन की कमी, सेक्सुअल डिजायर और भूख में बदलाव, बुरे सपने, डिप्रेशन, कंट्रोल से बाहर महसूस करना और लाइफ के लिए डिसइंटरेस्ट होने लगता है। इसके अलावा टेंशन, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, हार्मफुल सेल्फ टॉक को मजबूत करती है और हमारे कॉन्फिडेंस को कम करती है। सोशल और एनवायरमेंटल लेवल पर करीबी रिलेशंस को निभाने में इंटरेस्ट की कमी होना, काम पर खराब परफॉर्मेंस, दूसरों के लिए चिड़चिड़ापन, पब्लिकली लोगों से इंटरेक्ट ना करना और नशे की लत या नुकसानदायक एक्टिविटीज में शामिल होने जैसी परेशानियां होने लगती हैं। जो इंसान लगातार स्ट्रेस में रहता है वो लाइफ में मीनिंग और खुशी को खोना शुरू कर देता है। इसके लिए प्लान बनाना बंद कर देता है, दूसरों के लिए चैरिटी वाले काम नहीं कर पाता और सबसे जरूरी लाइफ के लिए अपना जीने का मोटिवेशन खो देता है। अगर आप लगातार ज्यादा सोचते हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल और दूसरे स्ट्रेस हार्मोन बढ़कर आपको परेशान करने लगेंगे और आपको और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करने लगेंगे, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है और आपको अपनी लाइफ के बारे में महसूस करने के तरीके में बदलाव आ सकता है। तब आप अपने लिए गलत ऑप्शन चुन सकते हैं, जैसे देर तक जागना, खराब खाना खाना या चुप रहना। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो नॉर्मल चिंता को ज्यादा नेगेटिव बना देते हैं, इससे चिंता के जाल में फंस जाते हैं और एक बुरी आदत को मजबूत कर लेते हैं, जिसका लाइफ, माइंड, बॉडी और सोल के हर पहलू पर खराब इफेक्ट पड़ता है। हम सभी के थिंकिंग और उसे एनालाइज करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन जिस पहलू पर हमारा सबसे ज्यादा कंट्रोल है वो ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज कैसे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस के साथ आप भी अपने माइंड को अपने फेवर में काम करने, चीजों को अलग ढंग से देखने और लगातार चिंता का विरोध करने के लिए तैयार कर सकते हैं। अब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के 4 A's के बारे में बात करेंगे। ओवरथिंकिंग के तूफान में ये मेथड्स एक लाइफ सेफ्टी बोट की तरह है। ये मेथड्स हैं अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट और अडॉप्ट। लाइफ के हर स्ट्रेस से डील करने में यही 4 मेथड काम आते हैं। तो सबसे पहली चीज है अवॉइड। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन लाइफ में बहुत सी परेशानियां हैं जिनसे आप आसानी से दूर नहीं जा सकते। हम लाइफ में हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं ताकि आपको स्ट्रेसफुल माहौल में या स्ट्रेसफुल लोगों के साथ ना रहना पड़े। इस बारे में सोचें कि आपके आसपास के माहौल में आप किससे स्ट्रेस हो रहे हैं और आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मान ले सैटरडे को रिटेल आउटलेट में बहुत भीड़ होती है, तो अपनी शॉपिंग के टाइम को कम भीड़ वाले टाइम के लिए रीस्केड्यूल कर सकते हैं ताकि आप अपनी वीकली शॉपिंग सबसे शांत टाइम पर कर सकें। इस तरह अगर आप इसे टाल देते हैं तो बिजी सुपरमार्केट के स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। ठीक इसी तरह आप स्ट्रेसफुल लोगों से भी बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जब आपकी फैमिली हॉलिडेज के टाइम आपके साथ रहने आती है तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो उन्हें पास के किसी रूम में ठहराने का तरीका ढूंढें या ऐसी किसी भी एक्टिविटी की प्लानिंग करने से बचें जहां आप घंटों एक कमरे में एक साथ अकेले हों और आपके पास एक दूसरे को स्ट्रेस देने के अलावा कोई काम ना हो। जब आप स्ट्रेस से बचते हैं तो आप जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे होते या रियल प्रॉब्लम से इनकार नहीं कर रहे होते। आप बस स्ट्रेस को नहीं कहना सीख रहे हैं जो अननेसेसरी और हार्मफुल है। आप उन सिचुएशन और लोगों को हमेशा ना कह सकते हैं जो आपके रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। वो रिसोर्सेज मेंटल एनर्जी, अटेंशन, पैसा और आपका टाइम हो सकता है। अगर लाइफ में कोई चीज आपका सारा टाइम बर्बाद कर रही है तो उसे नो कहने से नहीं रुके। ऑल्टर, अपना वर्क शेड्यूल देखें और उन 2 या 3 चीजों से छुटकारा पाएं जो बहुत जरूरी नहीं है। इसके लिए वो काम किसी और को सौंपे या किसी और को जिम्मेदारी लेने दें। तो अगली बार जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करते हैं तो अपने आप से पूछें, क्या मैं इस पूरी चीज से बच सकता हूँ? अगर आप कर सकते हैं तो करें, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उस सिचुएशन को बदलने का तरीका ढूंढें। आपके पास हमेशा दूसरों से अपना बिहेवियर बदलने के लिए कहने का ऑप्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर बार्बर आपके बाल आपके अकॉर्डिंग नहीं काट रहा है तो उन्हें ठीक से काटने के लिए कहें। चुपचाप परेशानी को सहने की बजाय अपनी जरूरतों और फीलिंग को सीधे कम्युनिकेट करें। अगर आप अपने दोस्त को क्लियरली ये नहीं बताते हैं कि उनकी बेवकूफी वाले जोक्स आपको ठेस पहुंचाते हैं, तो चुपचाप बैठकर उसे सुनने की बजाय उसे ये बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं और उसे रुकने के लिए कहें। हम लाइफ में हर स्ट्रेस से बच नहीं सकते, लेकिन ये इंसिडेंट कैसे होते हैं इसमें हमारा ही योगदान होता है। स्ट्रेस कम करने के लिए लोगों से बात करें। इसके अलावा अगर आप उस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो उस टाइम को पास करते हुए स्ट्रेस अवॉइड करने का तरीका अपनाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर सैटरडे को ही स्टोर पर जा सकते हैं, उसके अलावा टाइम नहीं मिल पाता है, तो अपने फोन पर हमारी ऑडियो बुक चलाएं और शॉपिंग करते टाइम इसे सुने। अगर आप किसी बोरिंग पार्टी में जाने को अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो जाएं, लेकिन शुरुआत में क्लियरली कह दें, अनफॉर्चुनेटली मुझे 1 घंटे में जाना होगा। इस तरह जिस स्ट्रेस से आप बच नहीं सकते तो अपने आप से पूछें,
कि आप इसे बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपका जवाब मोस्टली नो है तो आपको एक कदम आगे बढ़कर इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत होगी। एक्सेप्ट। सबसे पहले अगर आप किसी चीज को नापसंद करते हैं तो इस बारे में क्लियर रहें। एक्सेप्टेंस का मतलब ये दिखावा करना नहीं है कि आप वैसा महसूस नहीं करते हैं जैसा आप सचमुच महसूस कर रहे हैं, बल्कि वही दिखाना है जो आप सचमुच में महसूस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके पार्टनर ने रिसेंटली मैसेज के थ्रू आपसे रिलेशन तोड़ लिया है और आप उसके इस डिसीजन के बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए किसी दोस्त को फोन करके सिचुएशन को एक्सेप्ट करने पर काम कर सकते हैं। अगर सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो एक्सेप्टेंस के लिए माफ कर दे। याद रखें, माफ करना एक ऐसी चीज है जो आप अपने लिए करते हैं, ना कि दूसरे इंसान के लिए। जब आप माफ करते हैं तो आप दूसरे इंसान पर नाराजगी जताने और उसे ब्लेम करने के स्ट्रेस और वेस्ट होने वाली एनर्जी से खुद को फ्री कर रहे होते हैं। कभी कभी हम खुद बाहरी सिचुएशन को बदल नहीं सकते, लेकिन उस टाइम आप ये देख सकते हैं कि अंदर से उसके बारे में कैसे बात करनी है और पॉजिटिव लहजे का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के लिए, ये कहने के बजाय मैं अपने एग्जाम में फेल हो गया और मैंने अपनी फैमिली का पैसा बर्बाद कर दिया, मैंने बहुत मेहनत की, इसके बावजूद मैं पास नहीं हुआ, मैं कितना बेवकूफ हूँ। आप इसको चेंज करके ये कह सकते हैं, मैंने गलती की है और मैं इससे खुश नहीं हूँ, लेकिन ये एक इंसिडेंट मुझे डिफाइन नहीं करता। मैं इन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ूंगा और अगली बार बेहतर परफॉर्म करूंगा। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है जो हुआ आप इससे एग्री करते हैं या आपको ये पसंद है और इसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम उस चीज को शांति से एक्सेप्ट करते हैं जिसे आप रियलिटी में बदल नहीं सकते, इसलिए उस पर फोकस करें जो आप कर सकते हैं। अडेप्ट। लॉन्ग टर्म में अगर आप कस्टमाइजेशन कर सके तो स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे। कस्टमाइजेशन का मतलब है आपके दुनिया को देखने के नजरिए, आपके गोल्स, आपके बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशन में जरूरत के अकॉर्डिंग बदलाव करना। किसी ऐसे इंसान की तरह ना बने जो परफेक्शनिस्ट माइंडसेट का है और हमेशा परफेक्शन के चक्कर में स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि वो अक्सर अपने डिसाइड किए हुए स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाता। तो स्ट्रेस को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि वो सुपरमैन बनने का रास्ता ढूंढे, बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशन को कम करें ताकि उनकी नई एक्सपेक्टेशन ज्यादा सुटेबल और रियलिटी के अकॉर्डिंग हो। स्ट्रेस को अपनाने का मतलब है कि आप लाइफ का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए खुद को बदल लें। इसके लिए होपलेस थॉट्स में शामिल होने से इनकार कर दें और जानबूझकर ज्यादा पॉजिटिव बनने की प्रैक्टिस करें। इस तरह सिर्फ नजरिए को बदलने से आप अक्सर अपने माइंडसेट को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिससे परेशानी में भी मौके नजर आने लगते हैं। क्योंकि जब हम स्ट्रेस फ्रेंडली हो जाते हैं तो खुद को मजबूत बनाने के तरीके ढूंढते हैं। इसके लिए हर दिन उन सभी अमेजिंग चीजों की थैंक यू लिस्ट बनाने की आदत डालें जो आपको रियल लाइफ में मिली है। इसके अलावा अफर्मेशन करें कि आप मजबूत हैं और आप अपोजिट सिचुएशन से डील कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की पावरफुल अप्रोच, थॉट्स और मोटिवेशन है तो आप कॉन्फिडेंस से सिचुएशन का सामना कर सकते हैं और इस माइंडसेट के साथ जीने से पर्सनैलिटी बेहतर होती है। तो ये थे स्ट्रेस मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल। जब आप खुद को स्ट्रेस में महसूस करें तो रुकें और देखें। सिचुएशन चाहे कितनी भी स्ट्रेसफुल हो, आपके लिए एक्टिवली इससे डील करने का तरीका हमेशा मौजूद होता है। आप स्ट्रेस के सामने हेल्पलेस नहीं है, आपके पास टूल मौजूद हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए बस थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए, वर्क प्लेस पर कोई कलीग आपको हर दिन स्ट्रेस देता है तो चुप रहने के बजाय कि क्या आप उस कलीग से बच सकते हैं। कैफेटेरिया में उनसे मिलने से बचने के लिए अलग टाइम पर लंच करें या फिजिकली उनसे दूर बैठें। लेकिन मान लीजिए कि आप वीकली मीटिंग में उनका सामना करने से बच नहीं पाते, यहीं पर वो अक्सर आपको डिस्टर्ब करते हैं या आपके आइडियाज को चुरा लेते हैं, तो आप सिचुएशन को बदलने के तरीकों के बारे में सोचें। जैसे आप मीटिंग से जल्दी बाहर कैसे निकल सकते हैं। आप अपने कलीग से पर्सनली बात करें और अपनी चिंताओं को शेयर करें कि मैं आपके बिहेवियर से मीटिंग में अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ। जब आप मुझे रोकते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। अगली बार मीटिंग में आप अपनी आइडिया शेयर करें और प्लीज मुझसे थोड़ा लिमिट में रहें। अगर इनमें से कुछ भी रियलिटी में पॉसिबल नहीं है तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। किसी करीबी दोस्त से अपने स्ट्रेस के बारे में बात करें या अपने आप को ये रियलिटी समझाएं कि उस कलीग का नेचर ही ऐसा है, ये सभी को डिस्टर्ब करता है, इसलिए उसे पर्सनली ना लें। अल्टीमेटली आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और आउटस्पोकन पर्सन बनने पर काम करके उसे ओवरकम कर सकते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाए कि मीटिंग में आपको भी बोलने का उतना ही राइट है जितना कि किसी और को, तो आप कॉन्फिडेंटली कहें कि मैं अभी बोल रहा हूँ, प्लीज आप बाद में अपनी बात कह लेना और कंटिन्यू करें। अब हम स्ट्रेस डायरीज और जर्नल के इस्तेमाल करने के बारे में जानेंगे। अपनी डेली एक्सपीरियंसेस के बारे में ज्यादा अवेयरनेस लाने का एक सॉलिड तरीका है कि इसे लिख लें। ज्यादा सोचने से कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके माइंड में एक साथ लाखों चीजें चल रही हैं और ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आपकी चिंता के पीछे सच में कौन सा कारण है। एक स्ट्रेस डायरी आपके ट्रिगर्स और उन पर आपके रिस्पॉन्सेज को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर सकती है। वहाँ से आप अपने स्ट्रेस के लेवल को मैनेज करने के लिए एक्टिवली कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। एक स्ट्रेस डायरी आपके स्ट्रेस लेवल और उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन का एक रिटन रिकॉर्ड है जिसे आप बाद में एनालाइज कर सकते हैं और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कदम उठा सकते हैं। और हम सभी को लाइफ के कुछ स्ट्रेस की जरूरत
होती है और कुछ स्ट्रेस को खत्म करने की जरूरत होती है। इसलिए ये डायरी आपको क्लियरली ये पहचानने में हेल्प करेगी कि कौन सा स्ट्रेस आपके लिए ठीक है और कौन सा नहीं। हर एंट्री को टाइम और डेट के साथ रिकॉर्ड करें और आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं उसके बेस पर अपने आप को रेटिंग दें। एग्जाम्पल के लिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना होने पर 1 और बहुत ज्यादा स्ट्रेस के लिए 10 की रेटिंग दें। स्ट्रेस मेजरमेंट के लिए अपने फिजिकल सिम्टम्स को नोट करें। ये भी ध्यान दें कि वो तरीका स्ट्रेस को मेजर करने के लिए कितना इफेक्टिव है। फिर रिसेंटली हुए किसी भी स्ट्रेसफुल इंसिडेंट पर ध्यान दें और साथ ही ये देखने की कोशिश करें कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन का क्या कारण है। एंड में ध्यान दें कि आपने इंसिडेंट पर कैसा रिस्पॉन्स दिया और रिजल्ट क्या था। एग्जाम्पल के लिए 4 फरवरी सुबह 9:15 बजे फादर के कंधे की सर्जरी के बारे में एक स्ट्रेसफुल मैसेज रिसीव हुआ। ये देखकर थोड़ा थोड़ा थका हुआ महसूस होने लगा, पेट में अजीब सा महसूस होने लगा, काम पर फोकस करने में परेशानी होने लगी। आपको लगता है कि ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आपको उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए इसकी चिंता है, इसलिए आप मैसेज का रिप्लाई देने से बच रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि इससे प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। हर बार जब आपको अपना मूड बदलता हुआ महसूस हो या जब आप काफी स्ट्रेस हो तो एक एंट्री करें। कुछ दिनों या एक हफ्ते बाद उस डायरी को ले, फिर उसे एनालाइज करते हुए स्ट्रेस पैटर्न को ढूंढें। जैसे स्ट्रेस के सबसे कॉमन रीजन क्या है, यानी आमतौर पर स्ट्रेस में अचानक मूड बदलने से पहले क्या होता है और इन इंसिडेंट्स ने पिछले दिनों आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया। आपने इन इंसिडेंट्स पर इमोशनली और प्रैक्टिकली कैसे रिस्पॉन्स दिया और क्या आप अवेयर हैं कि आप स्ट्रेस के ऐसे लेवल की पहचान कर पा रहे हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए कंफर्टेबल और फायदेमंद हो। जब आप इस तरह अपनी स्ट्रेस डायरी को एनालाइज करते हैं तो रियल डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं जो आपको प्रैक्टिकल बदलाव करने में हेल्प कर सकते हैं। आप कुछ बदलावों के बारे में हैरान होने लगेंगे और तुरंत बदलाव करने में सक्षम होंगे। आपको हमेशा स्ट्रेस डायरी रखने की जरूरत नहीं है। रियलिटी में कुछ हफ्तों तक इसका इस्तेमाल करने के बाद प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है और आप इस चीज की ज्यादा अवेयरनेस डेवलप करने लगते हैं कि रीजन क्या है और उसे ठीक करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। एक बार जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस के रियल रीजन को समझ लेते हैं तो ठीक करने के लिए 4A's टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्ट्रेस को कम करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल या शेड्यूल को रीऑर्गेनाइज करें। अगर आप देखते हैं कि आपका सारा स्ट्रेस एक ही इंसान से आ रहा है तो आप उससे रिलेशन के चारों तरफ कुछ लिमिटेशन लगा सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि गुस्सा करने से चीजों को संभालना मुश्किल हो जाता है तो अपने गुस्से को कम करने पर काम करना शुरू करें। अगर आपकी जॉब लगातार चिंता का कारण बनी हुई है तो उसे ठीक करने का अंदाजा लगाकर कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले सकते हैं या जॉब को बदल सकते हैं। जो भी स्ट्रेस हो उसे लिखें जरूर, क्योंकि चीजों को लिखने से अपने आप ही स्ट्रेस दूर होने लगता है और आपको अपने थॉट्स को इकट्ठा करने, प्रॉब्लम को सुलझाने और अपनी अंदरूनी आवाज को सुनने में हेल्प करता है। इस तरह ये डायरी एक थेरेपिस्ट की तरह काम करती है। आपको जो पसंद है और जो आपकी सिचुएशन में काम करता है उसके अकॉर्डिंग जर्नलिंग या डायरी का इस्तेमाल करें। अगर आप खराब मूड से जूझ रहे हैं तो आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल करना चाहिए। बस रोजाना उसमें 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये छोटी सी छोटी चीज भी हो सकती है, जैसे आपकी सुबह की कॉफी का अच्छा टेस्ट, आज सड़क पर चलते हुए दोस्त से मिलने की खुशी या नई जीन्स पहनने पर अच्छा महसूस होना। ये तरीका बारीकी से आपका ध्यान आपके रिसोर्सेज और पॉसिबिलिटीज पर शिफ्ट कर देगा और आपके एक्सपीरियंसेस को नया रूप देगा। अगर आप किसी दर्दनाक लाइफ इंसिडेंट या बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं तो सिर्फ इमोशनली अच्छा फील करने के लिए जर्नल लिखें। अपनी सभी फीलिंग्स को डायरी के कागज पर लिख दें और ये भी लिखें कि उसकी जगह आप कैसा फील करना चाहते हैं। ऐसा करने के बाद आप नेचुरली सेल्फ अवेयरनेस फील करेंगे और आगे बढ़ने के लिए कुछ साइन देख पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है तो बुलेट जर्नलिंग को अपनाएं। इसमें आप डेली गोल्स, प्रायोरिटी और अच्छी यादों पर नजर रखने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं। चीजों को शॉर्ट रखने से आपको ऑर्गेनाइज रहने और लाइफ में खुशी को जोड़ने में अच्छी हेल्प मिलेगी। कुछ लोग बुलेट जर्नलिंग को आर्ट के साथ करना पसंद करते हैं। खुद को एक्सप्रेस करने और मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए इस तरह के कलर और इमेजेस का इस्तेमाल करें। हालांकि ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप इस तरीके से अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो इसे छोड़ दें। हर जर्नलिंग को कुछ पॉजिटिव और रियलिटी के साथ पूरा करने की कोशिश करें। जैसे एंड में एक पॉजिटिव अफर्मेशन लिखें, कुछ पॉजिटिव एक्शन लिखें या उसमें आगे बढ़ने वाली कुछ पॉसिबिलिटीज और सॉल्यूशन का रास्ता लिखें। अगर आप खुद को पास्ट की दुखी यादों में लौटते हुए पाते हैं तो अवेयरनेस के साथ अपना पास्ट डिजाइन करें। इसके लिए पास्ट की अच्छी यादों और लर्निंग्स को लिखें और उन चीजों को भी नोट कर लें जिन्हें पास्ट में नहीं बदलने के कारण आप दुखी थे लेकिन अब बदल सकते हैं। फिर उन इंसिडेंट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें और ऐसी थीम या पैटर्न की तलाश करें जो उन सभी को एक साथ जोड़ता है। देखें कि आज का पल कैसे पास्ट से जुड़ता है। फिर अपने आप से पूछें कि आप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पास्ट में की गई गलतियों पर शिकायत कर रहे हैं तो इस तरह से कहानी बना सकते हैं। आप इडियट नहीं थे जिसने कुछ गलत किया, बल्कि आप यंग थे और सीख रहे थे और अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में आप लगातार बेहतर हो रहे थे। आप देख सकते हैं कि उस टाइम की गई गलती ने आज आपको ज्यादा मैच्योर बना दिया है। अब हम अपने टाइम और इनपुट्स को मैनेज करने के बारे में जानेंगे।
हमारी चिंता का सबसे बड़ा सोर्स खराब टाइम मैनेजमेंट है। आप उन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं जो दुखी करती हैं और उन चीजों को इनफ टाइम देने से अवॉइड करते हैं जिनसे आपको सच में खुशी मिलती है। आप एंजॉयमेंट और आराम के लिए शायद ही कभी टाइम निकाल पाते हैं, इसलिए अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए एक्टिवली ऐसा करना चाहिए। इसके लिए आप डेली रूटीन बना सकते हैं और अपने कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके पूरा करने से आप खुशी के साथ बिना किसी स्ट्रेस के आगे बढ़ेंगे। एलन के इनपुट प्रोसेसिंग मेथड को अपनाएं। इसमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि कॉल या ईमेल जैसी सबसे छोटी एक्साइटेड चीजों पर भी कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। फिर आपको अपने प्रेजेंट रिस्पॉन्स के बेस पर रिस्पॉन्स देने के बेहतर तरीके की प्लानिंग करनी है। एक दूसरा यूजफुल तरीका स्मार्ट गोल्स का इस्तेमाल करना है। आपके गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। अपने गोल को बहुत स्पेसिफिक डिटेल के साथ नोट करें ताकि आप जान सके कि सच में क्या करना है। फिर ये मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड या पैमाना बनाएं जिससे आपको पता चलेगा कि आपने ये गोल हासिल कर लिया है। तय करें कि गोल हासिल करने लायक हो, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे सिर्फ सपने में देखा जा सके, रियलिटी में उसका कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो। देखिए कि ये गोल आपकी लाइफ की वैल्यू से कैसे जुड़ा है और इसे हासिल करने से आपकी लाइफ में कौन सा पर्पस पूरा होगा। एंड में इस गोल को पूरा करने के लिए एक टाइम लिमिट डिसाइड करें ताकि आप इसे एक डिसाइडेड टाइम पर पूरा कर सकें। तो दोस्तों, ये थी स्टॉप ओवरथिंकिंग की बुक समरी। हमने बुक से अब तक जो कुछ भी सीखा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आसानी से आपको याद रहे। ओवरथिंकिंग का मेन रीजन जरूरत से ज्यादा चीजों के बारे में सोचना है। ओवरथिंकिंग से होने वाले स्ट्रेस को रोकने के लिए ये तरीके अपनाएं। 5 4 3 2 1 मेथड। स्ट्रेस के दौरान धीरे धीरे 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनें। जैसे आप उल्टी गिनती करते हैं, अपनी 5 सेंसेस में से एक को शामिल करने के लिए हर एक नंबर को एक साइन के रूप में यूज करें। 5 पर अपने आसपास के माहौल में 5 चीजों को देखें। 4 पर 4 अलग अलग आवाजों को सुने। 3 पर 3 फीलिंग्स को महसूस करें। 2 पर 2 स्मेल्स का पता लगाएं। 1 पर किसी एक स्वाद को पहचानें। चिंता कम करने के लिए एक टाइम डिसाइड करें, क्योंकि ज्यादातर टाइम हमारी चिंताएं सिर्फ एक्सेप्ट होना चाहती हैं। चिंता करने के लिए एक डिसाइडेड टाइम डिसाइड करके आप अपनी चिंता को एक्सेप्ट करते हैं और इसे टाइम के एक छोटे हिस्से तक ही लिमिट करते हैं और कई बार वो टाइम आते आते चिंता याद ही नहीं रहती। और लास्ट तरीका, अपनी लाइफ में और अपने आसपास पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड किया होगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बुक को खरीद भी सकते हैं। लिंक को डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। अब स्क्रीन पर है आपकी अगली वीडियो। थैंक यू सो मच।